21 मई 1991 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो जख्म है जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। उस रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जो धमाका हुआ, उसने सिर्फ एक इंसान, एक नेता की जान नहीं दी, उसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सोच की दिशा बदल दी। उस एक पल में देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया। लेकिन इस घटना को अगर सच में समझना है तो हमें उस रात के कई साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमला अचानक नहीं हुआ। ये सालों से पल रही नफरत, राजनीति और कुछ फैसलों की एक लंबी चेन का नतीजा था। कहानी शुरू होती है श्रीलंका से, जहाँ एक लंबे समय से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक तरफ थे सिंहली जो मेजॉरिटी में थे और दूसरी तरफ तमिल जो अपने लिए अलग देश तमिल ईलियम की मांग कर रहे थे। ये मांग धीरे धीरे एक वायलेंट मूवमेंट में बदल गई और इसी से जन्म हुआ एक खतरनाक संगठन का, जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलियम, यानी कि LTTE। इसका नेता था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, एक ऐसा नाम जिसे उसके समर्थक फ्रीडम फाइटर मानते थे और विरोधी एक रूथलेस टेररिस्ट। अब 1980 के दौरान श्रीलंका सिविल वॉर में डूब चुका था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन होता है। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी सेना भेजी, जिसे कहा गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि IPKF। ऑफिशियली तौर पर इसका मकसद था शांति बनाए रखना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। IPKF को LTT को डिसआर्म करना था, लेकिन LTT ने हथियार डालने से मना कर दिया। जो संगठन पहले भारत से इनडायरेक्ट सपोर्ट पा रहा था, वही अब भारत की सेना से लड़ने लगा। जंगलों में, गांव में, सड़कों पर हर जगह क्लैशेस होने लगे। इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों लोग मारे गए, भारतीय सैनिक भी और श्रीलंकाई तमिल भी। ये एक ऐसा फेज था जिसने LTT के अंदर भारत के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर दी और उस नफरत का सबसे बड़ा चेहरा बना राजीव गांधी का, क्योंकि सेना भेजने का फैसला उन्हीं का था। यहीं से उस साजिश का बीज बोया गया जो 1991 में जाकर पकता है। अब आते हैं प्लानिंग पर। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। LTT एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट नेटवर्क था, जिसके पास इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, एग्जीक्यूशन की पूरी कैपेबिलिटी थी। उनके पास एक खास सुइसाइड स्क्वाड होती थी, जिसे ब्लैक टाइगर्स कहा जाता था। ये लोग स्पेशली सुइसाइड मिशंस के लिए तैयार किए जाते थे, जहां मिशन पूरा करना ही आखिरी मकसद होता था, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। इस असैसिनेशन का मास्टरमाइंड था शिवरासन, जिसे वन आइड जैक कहा जाता था। उसने महीनों तक प्लानिंग की। सबसे पहले टारगेट फिक्स किया गया, फिर उसकी सिक्योरिटी पैटर्न्स को स्टडी किया गया, रैलीज ऑब्जर्व की गई, रेकी की गई। ये समझा गया कि भीड़ में कैसे घुलना है और कैसे एक बड़े नेता के करीब पहुंचना है। LTT ने इस काम के लिए चुना एक महिला सुसाइड बॉम्बर को, जिसका नाम था थेनुमोजाही राजाराथनम, जिसे धनु के नाम से जाना जाता है। उसने अपने शरीर पर RDX से भरी एक्सप्लोसिव बेल्ट बांधी और खुद को मेंटली तैयार किया उस आखिरी मिशन के लिए। 21 मई 1991 श्री पेरम्बदूर में इलेक्शन रैली थी। राजीव गांधी वहां पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य माहौल था। उस समय सिक्योरिटी उतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। SPG कवर भी उस समय उन्हें नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। भीड़ में धनु भी मौजूद थी, बिल्कुल एक आम सपोर्टर की तरह। हाथों में फूलों की माला थी, चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक दिमाग में मिशन था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सिक्योरिटी लेयर्स को पार करती है और फिर वो पल आता है जो इतिहास बन जाता है। जैसे ही वो राजीव गांधी के पास पहुंचती है, वो सैंडलवुड गार्लैंड पहनाने का नाटक करती है। वो झुकती है जैसे पैर छूने जा रही है और उसी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रिगर दबा देती है और उसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस धमाके में सिर्फ एक नेता नहीं मरते, वहां मौजूद 15 से ज्यादा लोग भी मारे जाते हैं। बॉडीज इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था। ये भारत का पहला मेजर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस का सबसे बड़ा शॉकिंग हिस्सा था एविडेंस। एक फोटोग्राफर हरिबाबू उस वक्त वहां मौजूद था। उसने ब्लास्ट से ठीक पहले की फोटोज खींची थी। ब्लास्ट में उसकी भी मौत हो गई थी, लेकिन उसका कैमरा बच गया। उस कैमरे की फिल्म में वो आखिरी सेकंड्स कैद है। धनु का पास आना, झुकना और फिर ब्लास्ट करना, ये फोटोज इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू बने। जांच शुरू हुई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे साफ हुआ कि ये कोई लोकल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये एक वेल प्लान्ड इंटरनेशनल ऑपरेशन था।
श्रीलंका से लेकर भारत तक LTT का पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हुआ था। 1998 में टाडा एक्ट के तहत बनी टाडा कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए LTT से जुड़े सभी 26 आरोपियों को दोषी मानकर उन्हें फांसी की सजा दी थी। इसके बाद मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले को पलट दिया और 26 में से 19 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने केवल 4 लोग नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की फांसी की सजा को बरकरार रखा, जबकि 3 अन्य रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आगे चलकर दया याचिकाओं में देरी और अन्य कारणों के चलते 2000 और 2014 के बीच इन 4 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया गया। अंततः नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने AG पेरारीवलन की रिहाई मई 2022 के बाद बाकी बचे 6 दोषियों नलिनी, मुरुगन, संथन और रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को भी रिहा करने का आदेश दे दिया। इस केस में एक इमोशनल और कंट्रोवर्शियल एंगल भी जुड़ा है। नलिनी श्रीहरन, जो इस साजिश का हिस्सा थी, उस समय प्रेग्नेंट थी। उसने जेल में बच्चे को जन्म दिया। बाद में सोनिया गांधी की मर्सी अपील के बाद उसकी सजा कम कर दी गई और सालों बाद प्रियंका गांधी खुद उससे जेल में मिलने जाती। नलिनी ने अपनी आत्मकथा राजीव गांधी असैसिनेशन नलिनी श्रीहरन हिडन स्टोरी में भी इस मुलाकात का जिक्र किया है, जिसमें उसने बताया कि प्रियंका गांधी ने अपने पिता की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम के बारे में चर्चा की। समय बीतता गया लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। क्या सिर्फ वेलुपिलाई प्रभाकरन ही इसका असली मास्टरमाइंड था या इसके पीछे और भी ताकतें थी? क्या इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई हिडन रोल थी? ये सवाल आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं। इस असैसिनेशन ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया था और देश की सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले इस घटना के पीछे एक बड़ा कारण उनकी SPG सुरक्षा का हटना माना जा रहा है। इसलिए 1991 में SPG एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबी परिवारों को भी 10 साल तक SPG सुरक्षा देना जरूरी कर दिया गया। इस घटना के बाद देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और VVIP सुरक्षा में तकनीकी और सुरक्षा बलों की संख्या दोनों बढ़ा दी गई। साथ ही ये भी महसूस हुआ कि केवल स्थानीय पुलिस के भरोसे सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड एंड ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेज जैसे SPG की जरूरत पर जोर दिया गया और 1994 में कानून को और मजबूत किया गया। जांच के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा समय पर जानकारी साझा न करने की बात सामने आई, जिसके बाद केंद्र और राज्य के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के नियम सख्त किए गए। इसके अलावा क्योंकि यह मामला आत्मघाती बम धमाके के जरिए हुआ था, इसलिए चुनावी रैलियों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया, जैसे नेताओं और जनता के बीच दूरी रखना, बैरिकेडिंग करना, मेटल डिटेक्टर लगाना और सख्त जांच व्यवस्था लागू करना। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ हमेशा रहेगी कि 21 मई 1991 की यह घटना शायद आज भी एक घाव के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए MATV न्यूज़ के साथ।